नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएन 24x7 देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज विशेष बैठक करने जा रही हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ मायावती बैठक करेंगी। पिछली बैठक में दिए गए कार्यों की समीक्षा मायावती करेंगी। उपचुनाव की तैयारियों की भी आज समीक्षा होगी। यानी कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, क्योंकि इस समय बीएसपी भी वहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। तो देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज ये विशेष बैठक रखी गई है जहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही जिला अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, और बैठक को लेकर क्या जानकारी है, कब बैठक शुरू होगी और क्या क्या अहम मुद्दे बैठक में और हो सकते हैं? देखिए भी सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस बार बसपा को अपना अस्तित्व तलाशना पड़ा, एक भी सीट उसकी नहीं निकल पाई, वोट प्रतिशत कम हुए, उसको लेकर मायावती के खेमे में काफी चिंता का विषय बना। और उसका जो एक प्रमुख कारण रहा वो उनका जो कोर वोटर थे वो उनके पाले से खिसक गए और उसका सीधा जो फायदा था वो चंद्रशेखर आजाद को मिला और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अच्छे खासे वोट प्रतिशत मिले। अब इसी क्रम में चूंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में सारी पार्टियां चाहती हैं कि उनका वर्चस्व हो और मायावती चूंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पुरानी रणनीतिकार रह चुकी हैं, कांशीराम की जो है शिष्य रह चुकी हैं, तो उनको पता है चुनाव में कैसे फाइट करना है। उसको लेकर वो एक रणनीति तैयार करना चाह रही हैं और ये सिर्फ बैठक एक बहाना है, बल्कि ये बैठक जो है पूर्ण रूप से एक रणनीति को बनाना है और इस रणनीति के अनुसार वो चुनाव जो उपचुनाव है उसकी नैया पार लगाने के लिए सोच रही हैं। उन्होंने अभी पिछले हफ्ते अपने भतीजे आनंद की भी वापसी कराई है। तो कहीं ना कहीं से देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव को, उपचुनाव को वो कितना गंभीरता से लेती हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि 25 से ज्यादा जोनल कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में अपने आप को शामिल करवाए हैं। तो ये भी एक उनके लिए चिंता का विषय है। तमाम तरह की चुनौतियां और इन चुनौतियों के बीच में अगर हम बात करें, वो मंथन कर रही हैं, बैठक कर रही हैं। बैठक आज दिन में 12 बजे से उनके आवास पर है, जहां पर पार्टी के जो कैडर के नेता हैं, सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। और अब पहले क्या था कि मायावती सिर्फ एएनआई और कुछ विशेष न्यूज एजेंसियों को अपनी ब्रीफिंग देती थी, लेकिन अब वो पब्लिकली मीडिया के सामने, जो जनरल मीडिया है, उन मीडिया के सामने, मीडिया हाउस के सामने अपने आप को लेके आ रही हैं और बोल रही है, अपनी बातों को कर रही है। तो उनको कहीं ना कहीं से ये अंदाजा है कि अगर वो अभी भी अगर पब्लिक से कटी रही या फिर मीडिया से कटी रही तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। उसको लेकर ये बैठक है और इस बैठक में वो ये तय करेंगे कि किस हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया जाए और कहाँ पे, किन किन जगहों पे कौन कौन से प्रत्याशियों को उतारा जाए, ताकि पार्टी का जो वोट प्रतिशत खिसक गया है उसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी आपने, कि कुल मिलाकर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर इसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि रायबरेली से आ रही है। कोचिंग संचालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग संचालक की लापरवाही से छात्र की मौत हुई है। करंट की चपेट मारने से छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के ये कोचिंग संस्थान संचालित हो रहा था। यहाँ ये मौत हुई है यहाँ पर छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से। तो कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हादसे के बाद मकान मालिक, कोचिंग संचालक फरार हो गए हैं। जगतपुर क्षेत्र के कस्बे में संचालित हो रही थी कोचिंग सेंटर। तो आपको बता दें ये बड़ा अपडेट, जहां पर ये बड़ी दुर्घटना हो गई। छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। ये भी चीज़ें सामने निकल कर आई कि कोचिंग जो संचालक है वो यहाँ से फरार हो गए क्योंकि ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। तो मकान मालिक और कोचिंग संचालक फरार हो गए हैं, लेकिन छात्र की दर्दनाक मौत हुई है। अब मांग है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखना होगा क्या कार्रवाई इस पर होगा। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता लक्ष्मी शंकर सिंह फोन लाइन पर हैं। और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्या फरार कोचिंग संचालक और मालिक की लिए अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया है?
जी रवि सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये घटना उस समय शाम की है जब कोचिंग पढ़ने गए थे। वहीं बताया जा रहा 11 वर्षों से अवैध तरीके से कोचिंग संचालित हो रही थी, जिसमें से रोजाना लगभग 200 लड़के छात्र छात्रा उसमें कोचिंग पढ़ने आते हैं। वही छात्र कक्षा 11 व 12 के बताए जा रहे। लेकिन जब ये घटना घटी है तो वहां पर काफी छिपाने का प्रयास किया गया। जब लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया है तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मकान मालिक व कोचिंग संचालक मौके से फरार हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि अभी तक जो दिल्ली में अभी हादसा हुआ था, जी, इसके जी, जी। बावजूद भी अभी तक रायबरेली का जिला प्रशासन कुंभकर्ण नींद से सो रहा है। आखिरकार जब इसके पहले खबर चलाई जाती है, आखिरकार जो जिला प्रशासन है खबरों को संज्ञान क्यों नहीं लेता है? कहीं ना कहीं देखा जाए जो जिला प्रशासन है दिल्ली हादसे को लेकर अभी भी पूर्ण रूप से सतर्क नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जो जिला प्रशासन है उसकी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिल्ली हादसे के बाद जहां पूरे देश में हड़कंप मच गया, उसके बावजूद भी रायबरेली जिला प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी शंकर सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिवंगत सांसद फूलन देवी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चकेरी के एक गेस्ट हाउस में जन्मदिन के अवसर पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा आगामी 2027 के चुनाव में सीएम योगी सत्ता से बाहर होने वाले हैं और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा के सत्ता में आने के बाद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के दिन बदलेंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगेगा, जिससे जनता खुशहाल होगी। कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जो पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटीज की एक जबरदस्त नेता रही हैं और सांसद भी रही हैं, आज उनका जन्मदिन है। उसी जन्मदिन को मनाने के लिए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और आम जनता इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। 2027 के चुनाव की तैयारी, जो चुनाव की तैयारी 2024 के लोकसभा की रही, वही तैयारी 2027 के चुनाव की। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के महलुआ गांव में तेज धमाके के साथ एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में मां बेटे की छत के मलबे में दबकर मौत हो गई, तो वहीं पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों को की हालत को नाजुक देखते हुए झांसी रेफर किया गया। आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। भाई देवरानी थी, सिलेंडर फटका, लेंटर गिर गया ऊपर ऊपर पूरा लेंटर चलो गो, दूर आए थे जाने मच्छरन की अगर रोटी जला रही थी माचिस से, तो बोली सिलेंडर लीक है, तो गाँव में आग पकड़ गई। 5 बजे पे 5:30 रात में सो रहे थे, 4 जने थे, पूरा परिवार। देवर को पैर में लग गई है, और एक और बच्ची है उसके हाथ जहाँ से चले बच्चा नहीं यार, सिलेंडर फटने से घटना हुई। ये लीक होता रहा, शाम सुबह जब उन्होंने मोटी जलाने की कोशिश की तो वो विस्फोट हो गया उसका। ये हमारे परिवार के हैं, 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर घायल हैं, उनको झांसी रेफर कर दिया गया। हाँ, सीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और फायर ब्रिगेड के सभी लोग पहुंचे। मरने वालों की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र 6 साल है और वो जो मतलब लेडीज हैं उनकी 35 साल उम्र है। जो घायल हुए? घायल हुए 35 साल और वो 7-8 साल की लड़की है। 2 मृत अवस्था में, एक महिला और एक बच्चा मृत अवस्था में आया है। बाकी एक पुरुष है और एक बच्ची है, उनको रेफर किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद झांसी भेजा गया है। थाना कुंज, जनपद जालौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महलुआ में अवधेश यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। आज सुबह 5:30 बजे अचानक उनके मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें अवधेश के पुत्र अखिलेश की पत्नी मोहिनी, उसके बेटे और बेटी दब गए थे। सूचना पर पहुंच पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे, उन्हें बचाने का शुरू किया गया। ग्रामीणों की मदद से मलबे चारों लोगों को बाहर निकालकर पीएचसी को भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अखिलेश की पत्नी मोहिनी और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया।
अखिलेश और उसकी पुत्री सुरक्षित हैं, इनका इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। मृतकों की पंचायत भर कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाती है। मुजफ्फरनगर में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव की तस्वीर आज भी नहीं बदली। पिछले 75 सालों में ग्रामीण नदी के पुल की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीण 75 साल से नदी को पार करके अपने पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं। यही नहीं, किसानों को भी इस नदी को पार करने, खेतीबाड़ी करने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफ़ी परेशान है। वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष और जिला पंचायत ने 15 अगस्त को नदी पर झंडा फहराने और आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दी है। आज हम लोग ग्राम सिकंदरपुर में आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमने 1 साल पहले आंदोलन कर बड़े हेमी पाइप मंगवाए थे, वे जो के तो पड़े हैं, और ग्रामवासी नदी के अंदर को अपने बच्चों को ले जाकर, अपने कपड़े उठाकर, महिलाएं, हमारी माताएं और हमारे बच्चियां सब नदी के अंदर को जाकर दूसरी साइड से अपने पशुओं के लिए चारा लाने का काम कर रहे। बार बार प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन के कोई भी दूर चलने का काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ग्रामवासियों के साथ में बैठकर एक निर्णय हुआ है कि आने वाली 15 तारीख को हम लोग यही नदी पर, हिंडन नदी पर पहले अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे, क्योंकि 15 अगस्त है, और उसके बाद झंडा फहराने के बाद हम लोग नदी पर ही आंदोलन की शुरुआत। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसे भारी पुलिस फोर्स और मौके पर पहुंचे एसडीएम ने रोक लिया। वहीं ट्रैक्टर मार्च रोके जाने से किसानों में आक्रोश पनप गया है, जिसके बाद किसानों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी भर्ती जमीनों पर अस्थायी पुष्पालय बनाए, ताकि किसानों को इससे खेती के अलावा काम किया जाए कि किसान क्रेडिट कार्ड रखे बने, यूपी की दर से ब्याज लगाया जाए और उसकी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहराइच में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहरी क्षेत्र में निकली इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग तिरंगे लेकर शामिल हुए। वहीं सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे देश का हर एक नागरिक देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद अपने दिलो दिमाग में संजोए रखे। इसी को लेकर तिरंगे के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई है। देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है और 15 अगस्त आने को है और भारतीय जनता पार्टी हर बार तिरंगा यात्रा निकालती है। इस बार भी ये अभियान हाथों में लिया है। आज आपने देखा है कि शुरुआत हुई है। हमारे साथ आदरणीय सांसद गौड़ साहब हैं, जिन्होंने आज बहराइच विधानसभा के 3 ग्रामीण मंडलों में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। पूरे मंडलों में यात्रा गांव-गांव, गली-गली घूमी है। तिरंगे का वितरण किया गया है, जिससे लोग अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठान पर उन झंडों को लगाएं। और उसके बाद आज शहर में, पूरे शहर में एक पैदल मार्च करके कार्यकर्ताओं के साथ में इस तिरंगे को बड़े शान से लहराते हुए हम सब शहीद स्मारक पहुँचे हैं। अभी ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक अनवरत चलता रहेगा और वास्तव में ज़रूरत भी आज की है। तमाम वर्ष हो गए, हम भूल गए कि किन लोगों ने कैसे आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया था। उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा हर वर्ष करती है। अमृत काल चल रहा है और प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव के हर घर तक, शहर के मोहल्ले के हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगे को लगा करके राष्ट्र की प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के उससे अभिभूत हो सके और जो हमारे महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी जो रहे हैं उनको याद कर सके। उनको यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा सदर तहसील में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन ने आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से हिंदुओं की रक्षा को लेकर विश्व स्तर पर मांग उठाए जाने के लिए पीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंपा है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में वहां के राजनीतिक दल और इस्लामिक संगठन वहां के अपने देश में आरक्षण की मांग कर रहे थे। जिन्होंने प्रदर्शन जारी किया वह प्रदर्शन बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ था, लेकिन उस प्रदर्शन ने अब एक नया रूप ले लिया है। वहां के हिंदुओं के मंदिर, वहां के हिंदुओं के मकान, वहां के हिंदुओं पर सरेआम सड़कों में उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मकान लूटे जा रहे हैं। यह प्रदर्शन तो बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर था। वहां के हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इस्लामिक संगठन लगातार यह कर रहे हैं और पूरा विश्व आंखें बंद करके देख रहा है। पूरे विश्व में किसी ने भी यह बात नहीं की कि वह हिंदू भी मानव है, ना कि मानवाधिकार, ना दुनिया के किसी देश को यह दर्द है कि वहां के हिंदुओं के साथ कितनी विवस्त। उधर महोबा में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का पेपर लीक होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने जिले के सभी सेंटरों में छानबीन शुरू कर दी। एसडीएम और सीओ ने शहर में स्थित इंटर कॉलेज में गहनता से जांच करने के बाद पेपर लीक की खबर को बेबुनियाद बताया। कंप्यूटर का पेपर था, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि लीक हो गया है। सबसे मैं मिलान कराया, कहीं कोई पेपर ही नहीं लीक था, गलत अफवाह फैला रखी थी। हमें मालूम नहीं इस वजह के बारे में। किस तरह की सख्ती थी अंदर? हाँ, सख्ती तो बहुत थी सर। 15 मिनट पहले सर बैठा लेते थे अंदर, और ऐसा तो कोई देखने को मिला कि नकल अकल हो या कुछ हो। बहुत सख्ती रहती यहाँ। ऐसा कोई नहीं है पेपर लीक हुआ? नहीं, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं। उन्नाव में बदमाशों में पुलिस का डर खत्म होता दिख रहा है। ताजा मामला बिहार थाना क्षेत्र का है, जहां खेल पर गए युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पेड़ से बांधकर दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज युवक ने आईजी जोन लखनऊ से मामले की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। वो ना मारो, कभी तलाक दी हो जाता, हड्डी में पड़ गई, दिक्कत हो जाएगी। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 20 लाख रुपए की कीमत के 22 आईफोन और एप्पल वॉच बरामद की है। सेक्टर 18 में मोबाइल की दुकान पर ही रहने वाले सुपरवाइजर ने चोरी की घटना को अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जुलाई की रात में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है सेक्टर 18 में, उसमें चोरी हो गई थी। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत सारे कैमरों को देखने के बाद ये आइडेंटिफाई हो गया था कि जो इस दुकान का सुपरवाइजर है वो इसमें इन्वॉल्व है। और इस पर पूरी तरह से जब निगरानी की गई, जिनके पास से जो 24 आईफोन और एक एप्पल वॉच गई थी, उनमें से 22 आईफोन और एक एप्पल वॉच बरामद की गई। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, पहले का इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। प्लानिंग कैसे की? प्लानिंग की तो जो ये सुपरवाइजर है, इसी ने बताया था कि किस तरह से इसमें तुम आराम से घुस करके चोरी कर सकते हो। सर, बची हुई आईफोन्स किसे बेचे इन्होंने? अभी इन्होंने जो बताया है उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। लगभग कितने कीमत की चोरी? कितने कीमत की चोरी की थी? अब आप इसमें से देख लीजिए, कोई भी 1 लाख से कम का नहीं है। रक्षाबंधन को लेकर कानपुर परिवहन निगम ने खास तैयारी की है, जहां छोटे शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए 200 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलेंगी। 18 अगस्त की रात से 19 अगस्त की रात तक महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। भीड़ की निगरानी के लिए यातायात निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने महिलाओं की राय जानी। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 18 अगस्त से 19 अगस्त के बीच जो है बसों को फ्री कर दिया है और 200 बसें जो हैं वो एक्स्ट्रा चलाई जाएंगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। मैम, 18 से 19 अगस्त के बीच में बसों को जो है महिलाओं के लिए फ्री किया गया है, तो आप समझ जान रही क्यों फ्री किया गया है?
योगी जी हमेशा और मोदी जी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो सच भी है। हमारे जब से ये सरकार आई है तब से महिलाओं की शक्ति बहुत बड़ी है, महिलाओं में कॉन्फिडेंस बहुत आया है और वो हर क्षेत्र में अपना नाम आगे कर रही हैं। इसी के तहत देखते हुए आज योगी जी ने आज ही नहीं, वो कई वर्षों से ये उपहार दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर वो फ्री बसें देते हैं, आना जाना देते हैं, जिससे वो मायके जा सकें, अपने भाइयों को राखी टीका रुचना कर सकें। और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने महिलाओं को ये उपहार दिया है और महिलाओं के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं, तो 200 बसें एक्स्ट्रा भी चलाई हैं, तो कैसा लग रहा है ये कैसा काम उनका? सबसे पहले मोदी जी को मेरा सादर नमस्कार कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये साधन उपयोग किया है कि अपने मायके फ्री में जा सकें, और उनको सादर नमस्कार। अगर आपसे बात करें तो 18 से 19 अगस्त के बीच में महिलाओं के लिए बसों को फ्री किया गया है, बहनें जाएं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री बस सेवा करी उन्होंने सबके लिए, जो महिलाएं नहीं जा पा रही पैसे की वजह से, आज मोदी जी की योगी जी की वजह से जा तो रही हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो क्या आप योगी जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हैं वो, हम लोग हर बार चाहते वही आए, बाकी कोई ना आए। अब आप कुछ कहना चाहेंगे योगी जी के लिए इस काम के लिए? इस काम के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं धक्के खाती थीं, अराजकता होती थी रोडवेज में, तो वो सब कुछ ख़त्म हो करके वो निश्चल एकदम स्वतंत्र हो करके वो आ जा सकती हैं हर जगह पर। और योगी सरकार हमारी इसी तरह दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करती है और हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को संरक्षण दे करके देश का नाम कर रही है। देखिए, ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जिनका सीधा सा कहना है कि योगी की सरकार हमेशा ही महिलाओं के लिए सोचती है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं, उसी तरीके से रक्षाबंधन में जो बहनों को वो तोहफा दे रहे हैं कि अपने मायके जाकर वो अपने भाइयों को जो है राखी बांध सके और टीका कर सके। ये पिछली बार भी किया था और अब की भी कर रहे हैं, और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है और बहनें इससे बहुत खुश हैं और वो योगी जी का धन्यवाद कर रही हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर।